जब वो नीचे गिर चुके थे वो खून से बिल्कुल सन चुके थे और उन्हें ये दिख रहा था उनके सामने वाली छत पर वो पड़ोस वाली आंटी बस शांत खड़ी होकर उन्हें देख रही है, ना शोर मचाना, ना किसी को बुलाना। आज की कहानी काफ़ी डरावनी होने वाली है। जब मैंने ये पहली बार कहानी सुनी थी मेरे गूज़बम्प्स आ गए थे और आई एम श्योर आपको भी ये कहानी सुनकर काफ़ी डर लगने वाला है। ये कहानी है शिवांगी की। शिवांगी अपने 12th क्लास कंप्लीट करती है। उसे उसकी ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाना था जो कि थी शिमला में। वो बहुत ट्राई करती है वहाँ एडमिशन लेने का। एंड में उसे एडमिशन भी मिल जाता है। वो काफ़ी खुश थी और अपनी सारी पैकिंग करने लगती है। क्लासेस शुरू होने से पहले वो वहाँ पर चली जाती है। वहाँ जाकर उसने एक रूम रेंट पर ले लिया था। उसके साथ एक लड़की और थी जिसका नाम था सीमा। वो शिवांगी की कज़न की फ्रेंड थी, तो लगभग वो उसे अच्छे से जानती ही थी। कुछ दिन साथ रहने के बाद वो एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड बन जाती है क्योंकि उनके काफ़ी इंटरेस्ट ऐसे थे जो मिलते थे। जैसे कि उन दोनों को ही हॉरर स्टोरी सुनना बहुत पसंद था। वो थ्रिल मूवीज़ और हॉरर एक्सपीरियंस वाली मूवीज़ काफ़ी पसंद करती थी और साथ में मिलकर देखा भी करती थी। इसी के साथ साथ उन दोनों को म्यूज़िक सुनना भी काफ़ी पसंद था। तो ये कुछ ऐसी खूबियाँ थी जो उनकी आपस में मिलती थी, जिसके कारण उनकी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। उस बिल्डिंग में और भी लड़कियां रहा करती थी, लेकिन वहाँ के जो ओनर थे वो उस बिल्डिंग में नहीं रहते थे, बल्कि उसके सामने वाला एक घर था जो कि काफ़ी छोटा था, वहाँ पर वो रहा करते थे। शिवांगी को उनकी बिल्डिंग की छत काफ़ी पसंद थी। वो सब रात को खाना खाकर छत पर जाया करते थे और ऐसे ही भूतिया बातें किया करते थे। एक रात की बात है, वो डेली की तरह खाना खाकर छत पर जाते हैं और वहाँ जाकर वो अपने छोटे मोटे भूतिया एक्सपीरियंस एक दूसरे से शेयर करने लगते हैं। तभी सीमा बोलती है कि तुम अपनी स्टोरीज तो बता रही हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है जिस बिल्डिंग में हम अभी रह रहे हैं ये भी भूतिया है। इस बात को वो सभी काफ़ी मजाक में लेते हैं। सीमा बोलती है, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। तुम्हें भले ही ये मजाक लग रहा हो, पर मैंने एक ऐसी स्टोरी सुनी थी जो कि कहा जाता है कि बिल्कुल सच है और इस बिल्डिंग से ही रिलेटेड है। सीमा की ये बात सुनकर उन्हीं की फ्रेंड रिया जो कि वहाँ पर थी वो रोने लग जाती है। सब अचानक सोचते हैं कि इसे क्या हो गया, ये क्यों रो रही है। फिर वो बताती है कि शायद सीमा सच बोल रही है, क्योंकि जब से मैं यहाँ पर आई हूँ मुझे डेली स्लीप पैरालिसिस होते हैं। मैं चैन से सो भी नहीं पा रही हूँ। और ये बोलकर वो फूट फूट कर रोने लगती है। वहाँ की सभी लड़कियाँ भी रिया को चुप कराने लगती है। उसे समझाती है कि तुम अपने घर से इतना दूर आई हो, इसलिए तुम्हें ऐसा फील हो रहा है। धीरे धीरे करके तुम्हें यहाँ की आदत हो जाएगी और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। वो ऐसे बहला फुसलाकर वो रिया को चुप कराकर उसे वहाँ से ले जाते हैं। छत पर रह जाती है सीमा, शिवांगी और बाकी उनकी 2-3 फ्रेंड्स। बाकी की सारी लड़कियाँ अब नीचे जा चुकी थी। तब शिवांगी सीमा से बोलती है कि हाँ यार, रिया की बात में दम तो है, क्योंकि जब भी रिया अपने रूम में अकेली होती है वो हमारे पास चली आती है। उसे उसके रूम में रहने का मन ही नहीं करता। लेकिन तूने जो इस बिल्डिंग के बारे में बताया, क्या ये सच है? सीमा बोलती है, हाँ ये 100% सच है। और जब मैं यहाँ पर आई थी मैंने इसके बारे में सुना था। शिवांगी को अब इस बात में इंटरेस्ट आने लगता है। सीमा बोलती है, तुम खुद ही देखो, इस बिल्डिंग की ओनर अपनी इतनी बड़ी बिल्डिंग को छोड़कर किसी दूसरे घर में क्यों रह रही है जो कि इतना छोटा है। शिवांगी बोलती है, तुम्हारी बात में दम तो है, मुझे भी ये नहीं समझ में आता कि यहाँ की ओनर इस बिल्डिंग में क्यों नहीं रहती, ये काफ़ी अच्छी बिल्डिंग है। तब सीमा बताती है कि यहाँ की कुछ और ही सच्चाई है जो मैंने सुनी है। सीमा बताती है, जब ये बिल्डिंग बन रही थी तब ओनर की पड़ोस वाली आंटी ये देखकर उनके पास जाती है और बोलती है कि तुम्हारा तो कितना अच्छा टाइम चल रहा है, कि देखो कितनी अच्छी बिल्डिंग तुम्हारी बन रही है। तब ओनर वाली आंटी के हस्बैंड बोलते हैं कि आप टेंशन मत लीजिए, एक ना एक दिन आपकी इससे भी अच्छी बिल्डिंग बनेगी।
ये बात सुनकर पड़ोस वाली आंटी वहाँ से चली जाती है और फिर शाम को वो उन अंकल के पास आती है। जिस घर में ये रहा करते थे वो उनका नहीं बल्कि किराए का था और अब उनका नया घर यानी कि एक अच्छी सी बिल्डिंग उसी के घर के सामने बन रही थी। उसी शाम को पड़ोस वाली आंटी अपने हाथ में मिठाई का डब्बा लिए अंकल के पास आती है और उनको मिठाई का डब्बा देते हुए बोलती है कि मैं आपकी वेलबींग के लिए, आपका सारा काम अच्छे से हो जाए इसलिए मंदिर में प्रेयर करके आई हूँ और आपके लिए प्रसाद लेकर आई हूँ। वो अंकल इस बात को नॉर्मली लेते हैं और मिठाई के डब्बे से मिठाई भी खा लेते हैं। वो आंटी स्पेशली कह कर गई थी कि ये मिठाई आप सभी को खानी है, लेकिन अंकल के घर में सभी फैमिली मेम्बर्स बाहर किसी फंक्शन में गए हुए थे, सिर्फ अंकल ही घर में थे और वो सारी मिठाई खुद ही खा जाते हैं। मिठाई खाने के आधे से 1 घंटे बाद उन अंकल का सिर चकराने लगता है। वो उस टाइम पर अपने नए घर को बनता हुआ देखने के लिए गए थे, लेकिन वो अचानक 3rd फ्लोर पर आकर नीचे छलांग लगा देते हैं। जब वो नीचे गिर चुके थे वो खून से बिल्कुल सन चुके थे और उन्हें ये दिख रहा था उनके सामने वाली छत पर वो पड़ोस वाली आंटी बस शांत खड़ी होकर उन्हें देख रही है। ना शोर मचाना, ना किसी को बुलाना, ना उनके पास जाकर उनको हॉस्पिटल लेकर जाना, वो बस चुपचाप उन्हें देख रही थी। लोग बोलते हैं कि शायद वो आंटी सदमे में चली गई होगी। क्या आपको भी यही लगता है कि वो सदमे में थी या फिर ये सब किया हुआ उस आंटी का ही था? उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है और उस टाइम तक अंकल के बाकी फैमिली मेम्बर्स भी हॉस्पिटल आ चुके थे। जब उन अंकल को होश आता है तो वो हड़बड़ाने लग जाते हैं। एक दीवार की तरफ इशारा करके उन आंटी का नाम बोलते हैं और बोलते हैं कि वो वहाँ पर खड़ी है। डॉक्टर भी ये सब देख रहा था। डॉक्टर बोलते हैं कि आप इनकी बात को ज़्यादा सीरियस मत लीजिए, इनके सिर पर चोट आ गई है जिसके कारण ये कुछ भी बोल रहे हैं और अगर ये आगे कुछ भी बोले तो आप उस बात पर भी यकीन मत करना, ये अभी अपने होश में नहीं है। अंकल की ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है। वो अपने ज़िंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे थे और मरते टाइम पर वो आंटी को बस एक ही बात बोलकर जाते हैं कि तुम नए घर में कभी मत जाना, और फिर उनकी डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद उनका सभी क्रियाकर्म कर दिया जाता है। फिर आता है टाइम उस बिल्डिंग में रहने का। तब आंटी के माइंड में बस अंकल की वही बात घूम रही थी कि उन्होंने बोला था कि इस बिल्डिंग में उन्हें नहीं रहना है, लेकिन आंटी के बाकी रिश्तेदार ये बोलते हैं कि शायद वो उस टाइम पर अपने होश में नहीं थे, इसलिए उन्होंने ऐसा बोला होगा। कुछ नहीं होता है, हम एक छोटा मोटा हवन करा देंगे जिससे इस घर की प्रॉब्लम भी दूर रहेगी। तुम्हें इस घर में रहना चाहिए। अगर ये उन अंकल की आत्मा को पता चलेगा कि उन्होंने इतनी मेहनत से ये घर बनाया और तुम इस घर में रह भी नहीं रहे हो तो उनकी आत्मा को कितना बुरा लगेगा। बस इन सभी बात को मानकर वो आंटी अपने बच्चों के साथ उस बिल्डिंग में रहने लग जाती है। बिल्डिंग में रहते हुए उन्हें एक दिन भी अच्छे से नहीं हुआ था कि पहली रात से ही उन तीनों को स्लीप पैरालिसिस होने लग जाते हैं। धीरे धीरे उन्हें अपने ही घर में डर लगने लगता है और वो रात हो जाने पर अपने रूम से बाहर भी नहीं आते हैं। आंटी अपने बच्चों को किसी तरह समझाती है कि नया नया घर है इसलिए तुम्हें ऐसा फील हो रहा है, धीरे धीरे करके सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो। लेकिन कहीं ना कहीं उन आंटी को भी ये डर सताए जा रहा था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। उन्हें ना कोई समझाने वाला था और ना ही उनकी कोई सुनने वाला था। लेकिन ये स्लीप पैरालिसिस ख़त्म ही नहीं होते हैं और अब उन्हें उनके ही घर में उनका दम घुटने लगता है। और फिर आंटी एंड में डिसाइड करती है कि अब मैं इस घर में नहीं रहूँगी और फिर से वो अपने किराए वाले घर में आ जाती है और वहाँ रहने लग जाती है। और इस टाइम पर वही बिल्डिंग गर्ल्स पीजी के नाम से खोल दी गई है, जहाँ पर अब सीमा और शिवांगी रह रहे हैं अपनी बाकी फ्रेंड्स के साथ। ये कहानी सुनकर सभी लड़कियाँ काफ़ी डर जाती हैं। शिवांगी के साथ साथ वहाँ पर बैठी हुई जितनी लड़कियाँ ये कहानी सुन रही थी सभी काफ़ी डर चुकी थी।
लेकिन उनके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ था जिससे उन्हें उस बिल्डिंग को छोड़ना हो। तो वो सोचते हैं कि ये एक अफवाह भी तो हो सकती है। ये डाउट भी उनका जल्द ही ख़त्म हो जाता है। एक दिन सीमा और शिवांगी अपनी बाकी फ्रेंड्स के साथ उन्हीं की बिल्डिंग के पास वाली कैफ़े में गए थे। वहाँ पर ओनर वाली आंटी के बच्चे भी आए हुए थे और वो उनसे पूछती है उस बिल्डिंग के राज के बारे में कि हाँ, हमें सच में स्लीप पैरालिसिस आते थे, जिसके कारण हमने उस घर में रहना बंद कर दिया है। कोई और होता तो वो झूठ भी बोल सकता था, लेकिन वो बच्चे ही थे, उन्हें इतना नहीं पता था। तो जो भी उनके साथ हुआ उन्होंने सब सच उन्हें बता दिया। ये बात सुनकर अब सीमा और शिवांगी को कन्फर्म हो चुका था कि उस बिल्डिंग में कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है, लेकिन उनके साथ ऐसा कोई भी इंसिडेंट अभी तक नहीं हुआ था। दूसरी तरफ रिया की लाइफ बद से बदतर हो चुकी थी। उसे पहले स्लीप पैरालिसिस आते थे और अब तो उसे सपने में उसकी 10th क्लास की फ्रेंड गौरी, जो कि बचपन में ही मर गई थी, वो उसके स्लीप पैरालिसिस में आने लगी थी। अपनी एक फ्रेंड का ऐसे स्लीप पैरालिसिस में आना जो पहले ही मर चुकी है, ये कितना भयंकर हो सकता है, वो सब रिया फील कर रही थी और उसे समझने वाला वहाँ पर कोई नहीं था। धीरे धीरे रिया की तबीयत काफ़ी ख़राब होने लग जाती है। रिया को समझ नहीं आता है कि वो अपनी प्रॉब्लम किससे शेयर करे। आगे रिया के साथ और क्या होगा? क्या ये इंसिडेंट और बढ़ता जाएगा? क्या ये स्लीप पैरालिसिस उसे ऐसे ही परेशान करता रहेगा? अभी तक सीमा और शिवांगी के साथ कोई भी हॉरर इंसिडेंट नहीं हुआ है, इसका ये मतलब तो नहीं कि आगे भी ना हो। आखिर आगे क्या क्या होने वाला है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इसका पार्ट 2। तब तक के लिए बने रहे। आई होप आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की स्टोरी पसंद आई है तो लाइक करके ज़रूर जाना और कमेंट ज़रूर करना, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।